नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। अर्थव्यवस्था की सीरीज में आज हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो शायद ही कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो आपसे छूट पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किसे केंद्रीय स्थान प्राप्त है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में केंद्रीय स्थान भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है और जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। 1926 में किस आयोग द्वारा भारत में एक केंद्रीय बैंक की सिफारिश की गई थी? तो 1926 में आयोग गठित की गई थी, हिल्टन यंग आयोग, और इसी के द्वारा सिफारिश की गई थी कि भारत में भी एक केंद्रीय बैंक हो। नेक्स्ट है, किन समितियों की सिफारिश के आधार पर भारत में 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? तो ये आपको याद रखना है, हिल्टन यंग आयोग और भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति। तो इनकी सिफारिश पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीयकरण, इसका याद रखना है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो जब पहले गवर्नर की बात आती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर के रूप में हम सर ओस्मान स्मिथ को याद रखते हैं। इसके अलावा यदि भारतीय गवर्नर की बात होती है तो यहाँ पर आपको सर सीडी देशमुख का नाम याद रखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर है सर सीडी देशमुख और दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। वर्तमान यानी कि अगस्त 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो यह है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं और वर्तमान में भी अभी शक्तिकांत दास ही हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। नेक्स्ट है, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में गवर्नर के अलावा कितने उप गवर्नर होते हैं? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। 4 उप गवर्नर होते हैं और ये 4 उप गवर्नर गवर्नर के अलावा हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और यह 1982 से 1985 तक यह रहे थे, तो यह भी आप ध्यान में रखें। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में यह मुंबई में है, लेकिन 1937 से पहले आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कोलकाता था, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक में केंद्रीय बोर्ड के अलावा कितने स्थानीय बोर्ड हैं? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल कार्यालय हैं। इसके अलावा 4 उप कार्यालय हैं, तो आपको इनको याद रखना है। पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता, तीसरा नई दिल्ली और चौथा चेन्नई। तो ये उप कार्यालय 4 आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप 27 क्षेत्रीय कार्यालय इसके याद रखें। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य में बैंकिंग व्यापार का संचालन नहीं करता? तो यह राज्य आपको याद रखना है सिक्किम, जहां पर आरबीआई बैंकिंग व्यवहार का संचालन नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। हालांकि अब यह नोट बंद हो चुका है, तो आपको याद रखना है वर्तमान में 1 रुपया और 2 रुपया का जो नोट है उसका मुद्रण बंद है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के संबंध में वर्तमान में किस पद्धति का प्रयोग करता है? तो यह पद्धति बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है न्यूनतम निधि पद्धति, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो यह पद्धति याद रखनी है और इसी पद्धति के माध्यम से आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। और न्यूनतम निधि पद्धति के अनुसार रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण और विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय में 200 करोड़ रुपए मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। तो यह राशि भी याद रखनी है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1957 में अपनाए गए न्यूनतम निधि पद्धति के अनुसार आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कम से कम कितने मूल्य से कम का स्वर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कि गोल्ड नहीं होना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए आपको ध्यान रखना है, इससे कम का गोल्ड आरबीआई के पास नहीं होना चाहिए जब यह इस न्यूनतम निधि पद्धति के अनुसार मुद्रा जारी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार मुद्रा निर्गमन करता है? तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार के प्रतिभूति के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो आप सभी को याद रखना है 10,000 रुपये तक के ये करेंसी नोट छाप सकता है भारतीय रिजर्व बैंक।
नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने हेतु कौन अधिकृत है? तो सिक्के जारी करने का अधिकार भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में कौन सी संस्था सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करती है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था करती है। हम जैसे ऋण की ज़रूरत होती है तो बैंकों के पास जाते हैं, तो सरकार को जब ऋण की ज़रूरत होती है तो वह आरबीआई के पास जाती है। तो आरबीआई सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करता है सरकार के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आरबीआई का भारत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यह उसमें शामिल है। तो विभिन्न माध्यम से यह बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है विलय एवं अधिग्रहण पर नियंत्रण करके, तरलता नियंत्रण करके, साख विस्तार इत्यादि के द्वारा यह वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रण में रखता है आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकरों का बैंक क्यों कहा जाता है? तो जो भी वाणिज्यिक बैंक है वह आम आदमी के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनको ऋण देने के लिए खुले हैं, लेकिन जो रिजर्व बैंक है वह बैंकों को विभिन्न प्रकार से ऋण देता है और उनकी जो तरलता है उसको नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना है कि अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा संचित रखते हैं और आवश्यकता अनुसार रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण तथा मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकरों का बैंक कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक एवं मौद्रिक नीति के बारे में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेवारी भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत दी गई है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है, तो यह बताना है आपको, यह होता है जुलाई से जून तक। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वह जुलाई से जून। नेक्स्ट है, 2014 के बाद एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार मौद्रिक नीति की घोषणा की जा रही है? तो मौद्रिक नीति की जो आरबीआई घोषणा करता है 2014 के बाद से देखा जाए तो यह साल में 6 बार, यानी कि 2-2 महीने के अंतराल पर यह मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। तो यह भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? इसका प्रमुख लक्ष्य होता है कम एवं स्थिर मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को स्थिर रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है मौद्रिक नीति का, और इसके अलावा वित्तीय स्थिरता बनी रहे यह भी एक लक्ष्य है, और समावेशी विकास हो। तो ये सभी लक्ष्य आपको याद रखना है, मौद्रिक नीति का लक्ष्य होता है। मौद्रिक नीति के उपकरण जो अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा की पूर्ति से संबंधित होते हैं क्या कहलाता है? तो इसे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कहते हैं, यानी कि मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार से होगी, कितनी मात्रा में होगी, तो इससे संबंधित जो उपकरण होते हैं वे मात्रात्मक उपकरण कहलाते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि आरबीआई मौद्रिक नीति के जो मात्रात्मक उपकरण हैं वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये मात्रात्मक उपकरण में आता है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये सभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो बाजार में रुपया है वह रुपये को नियंत्रित किया जाता है इन सभी उपकरणों के माध्यम से। तो ये मात्रात्मक उपकरण है, यानी कि कितनी मात्रा में रुपया बाजार में जाएगा और कितनी मात्रा में वह रहना चाहिए, इन उपकरणों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो इसीलिए इसे मात्रात्मक उपकरण कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात करते हैं गुणात्मक उपकरण। तो इन उपकरण में साख की राशनिंग है, सीमांत आवश्यकता है और नैतिक प्रभाव है। तो इसके तहत जो आरबीआई है वह दिशा निर्देश जारी करता है, नैतिक दबाव बनाता है अन्य बैंकों पर ताकि उसके अनुसार ही मुद्रा की आपूर्ति बाजार में हो। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों याद रखते हैं और एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहते हैं बैंक दर। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है तो यह बैंक दर कहलाता है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः किस बात का संकेत देता है? तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, यानी कि बैंक दर में जब वृद्धि कर रहा है आरबीआई, यानी कि जो बाजार में मुद्रा है उसमें कमी लाने का प्रयास करता है, तो ये महंगी मुद्रा नीति को बताता है। तो यह आपको ध्यान करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर क्यों बढ़ाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक दर आप सुनते ही होंगे कि रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाया गया है। तो इसका प्रमुख कारण यह होता है मुद्रा स्फीति को रोकने हेतु, यानी कि बाजार में यदि मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होगी तो मुद्रा स्फीति वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको नियंत्रित करने के लिए ये बैंक दर रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाया जाता है, तो मुद्रा स्फीति को रोकने हेतु। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह रेपो दर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बैंक दर और रेपो दर में अंतर है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक भी इसमें बैंक दर में ऋण देता है अन्य व्यापारिक बैंकों को, लेकिन यह दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि रेपो दर में देखा जाए तो यह अल्पकालिक ऋण देता है। तो ये दो अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं हो। लेते हैं अगला प्रश्न और समझते हैं कि आरबीआई जो मौद्रिक नीति को अपनाता है, कभी वह वृद्धि करता है कभी वह कमी करता है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है बैंक दर हो, रेपो दर हो, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात, तो इनमें जब भी रिजर्व बैंक द्वारा वृद्धि की जाती है तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करना। और इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव यह होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आती है। तो मार्केट में जब रुपया कम होगा तो निश्चित रूप से जो वस्तु है उसकी जो मूल्य है उसमें कमी आएगी। तो प्रमुख उद्देश्य यही होता है। तो आपको याद रखना है कि वृद्धि का प्रभाव मुद्रास्फीति नियंत्रण करना और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी लाना होता है। दूसरा, जब इसमें कमी की जाती है, यानी कि बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, तो इसमें जब कमी की जाती है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो यह मुद्रा अस्फीति नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और इसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। तो यह भी आपको याद रखना है दोनों को अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं, रेपो दर नियमित किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह किया जाता है, मौद्रिक नीति का एक आवश्यक उपकरण है। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। तो यहाँ पर अब उल्टा हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। तो रेपो दर में हमने देखा कि जो आरबीआई है वह वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। तो यह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से रखना होता है, क्या कहलाता है? तो जो भी वाणिज्यिक बैंक है वह कुछ रुपए जो आरबीआई होती है उसके पास निश्चित रूप से उसे रखना होता है। तो इसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने पास नगद, स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो भी वाणिज्यिक बैंक है उनको अपने पास भी कुछ पैसे रखने होते हैं, तो वह नगद के रूप में, सोना के रूप में और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। तो इसे कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। तो यह भी आप ध्यान में रखें। साख नियंत्रण के उपकरण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल आदि का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? तो इसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। तो ट्रेजरी बिल का क्रय विक्रय या सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय, ये सभी खुले बाजार की क्रियाओं के तहत आती है। भारत में साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि साख सृजन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं होता, बल्कि यह कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, चर आरक्षण अनुपात और खुले बाजार की कार्रवाई किसके साधन है? तो यह मुद्रा नीति के साधन है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस अपनाया जाना क्या बताता है? तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वह क्या बताता है? तो सिक्योरिटीज में व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? तो यह खुले बाजार की नीति कहलाती है। तो सरकारी प्रतिभूति को क्रय विक्रय करना खुले बाजार की नीति के तहत कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम किए जाने के फलस्वरूप क्या होता है? तो हमने देखा कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है। तो बैंक दर जब कम होगा तो बाजार में मुद्रा ज़्यादा आएगा, बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, यानी कि इसके तहत बैंकों को कहा जाता है
कि आपके पास जो भी रुपया है उसमें से एक निश्चित अनुपात हमारे पास रखें। तो जब बैंकों को ऐसा कहा जाएगा तो निश्चित रूप से बैंकों के पास मुद्रा की कमी आएगी, तो इससे अर्थव्यवस्था में जो तरलता है, मौद्रिक तरलता, उसमें कमी आएगी। तो इससे यह होता है। भारतीय रिजर्व बैंक जब वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं साख की राशनिंग। यानी कि देखा जाए तो हमने इसको देखा कि यह गुणात्मक उपकरण है। तो किसी भी बैंक की ऋण देने की जो सीमा है वह आरबीआई द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है ताकि बाजार में जो मुद्रा की आपूर्ति है वह नियंत्रित रहे। सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र में वितरित करना आवश्यक होगा। यह साख नियंत्रण के किस उपकरण से संबंधित है? तो यह साख की राशनिंग कहलाता है। तो आरबीआई जो भी बैंक है उनको निर्देश देता है कि जो आपका कुल ऋण है उसका 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र, तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र किसी और जो सहवर्ती क्षेत्र है उनको ऋण दिया जाए। आपका जो भी ऋण है उसका 40%। तो यह जो प्रक्रिया है इसे साख की राशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक द्वारा अन्य व्यापारिक बैंकों को समय समय पर जारी किए जाने वाले उपदेश पत्र, अभिभाषण तथा विचार विमर्श आदि बैंकों को तदनुसार नीतियों के अनुरूप कार्य करने का संदेश देना किस उपकरण के तहत आता है? तो ये नैतिक प्रभाव है। जो हमने देखा गुणात्मक उपकरण, उसमें यह नैतिक प्रभाव के तहत आता है। मतलब आरबीआई अन्य बैंकों पर दबाव बनाता है कि आप जो आपकी मुद्रा की नीति है, जो दर है, उसको हमारे निर्देशानुसार कम करने का प्रयास करें। तो यह नैतिक प्रभाव में आता है। नेक्स्ट है, वह ब्याज दर जिसके नीचे कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं दे सकता, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आधार दर, यानी कि बेस रेट। बेस रेट से नीचे जाकर कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहक को ऋण नहीं दे सकता। नेक्स्ट है, विभेदात्मक ब्याज दर योजना यानी कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है समाज के जो निर्धन और कम आय वर्ग के लोग हैं उनको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। तो कई बार समाज में आवश्यक होता है, जैसे कि किसान हो गए, महिला हो गए, युवा हो गए, तो इनको विभिन्न प्रकार के ऋण दिए जाते हैं और इनको कई बार ब्याज जो इनके ऋण पे लगता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार के जो ब्याज दर होते हैं उनको विभेदात्मक ब्याज दर योजना के तहत लाया जाता है। तो यह भी आप ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंकिंग संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत में कार्यरत व्यापारिक बैंक किन अधिनियमों के तहत संचालित होते हैं? तो जो भी व्यापारिक बैंक है वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा संचालित होते हैं। वैसे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं क्या कहलाते हैं? तो ये अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, यह ध्यान रखना है। गैर अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है? गैर अनुसूचित बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते। यानी कि जो भी आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं वे गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक किसे कहा जाता है? वैसे बैंक जो साख सृजन का कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण वितरित करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बैंक जिनका हम लोग यूज करते हैं वे वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। किसे वाणिज्यिक बैंक की जननी माना जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को वाणिज्यिक बैंक की जननी माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसे कहा जाता है? वैसे बैंक जिनमें 50% से ज़्यादा की शेयरधारिता सरकार की होती है वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। 1770 में कोलकाता में भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक किस नाम से खोला गया? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से खोला गया भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक। 1881 में भारतीय द्वारा स्थापित एवं भारतीय प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो यह है अवध कमर्शियल बैंक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक किसे माना जाता है? 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। भारत सरकार द्वारा पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या है जो आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 2020 के बाद
के बैंकों के विलय के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? यह है भारतीय स्टेट बैंक। बैंकों द्वारा अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा अपनी पूंजी के मध्य एक निश्चित अनुपात बनाए रखना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है? तो जो भी व्यापारिक बैंक है उनकी देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण भाग सावधि जमा है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो संस्थाएं हैं, बैंकिंग संस्थाएं, उनसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1921 और मुख्यालय मुंबई में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक 1955 और इसकी मुख्यालय मुंबई में है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बन गया। तो यह भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1956 में इसकी स्थापना हुई, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1975 में यह स्थापित हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना भी 1982 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इन सभी के मुख्यालय आपको याद रखना है, मुंबई में है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जबकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, यह एक ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। स्थापना इसकी 1990 में हुई और एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आप स्पेशली याद रखें, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट है बैंक द्वारा अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा अपनी पूंजी के मध्य एक निश्चित अनुपात बनाए रखना क्या कहलाता है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है? तो यह है सावधि जमा। तो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गए। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक जो संसद के अधिनियम द्वारा समामेलित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह है भारतीय महिला बैंक, यानी कि संसद के कानून द्वारा इसको समामेलित किया गया और यह भारतीय महिला बैंक अप्रैल 2017 में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय हो गया। तो यह भी आपको याद रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? हमने देखा 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बैंकिंग सुविधा पहुँचाई जाए और इसीलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। किन राज्यों के अलावा सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो 2 राज्य आपको याद रखना है, गोवा और सिक्किम। इसके अलावा भारत के सभी राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। नेक्स्ट है किस बैंक को ग्राहक प्रहरी की नियुक्ति के दायरे से मुक्त रखा गया है? तो इसका नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में योगदान प्रतिशत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें केंद्र सरकार का 50% का योगदान होता है और उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक होता है, जो स्पॉन्सर बैंक होता है, उसका 35% का योगदान होता है और जिस राज्य में होता है उस राज्य सरकार का उसमें 15% योगदान होता है। तो यह आपको योगदान याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2020 के अनुसार भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 43 यानी कि 43 हैं अप्रैल 2020 के अनुसार। ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान किसे माना जाता है? तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कहा जाता है। किस समिति की सिफारिश के बाद सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, यह है केलकर समिति। इन्होंने सिफारिश की और
इनकी सिफारिश के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद कर दी गई सरकार के द्वारा। अगला है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार के साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका नाम है नाबार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकता हेतु नाबार्ड किससे राशि प्राप्त करता है? तो भारत सरकार से प्राप्त करता है, विश्व बैंक से प्राप्त करता है और अन्य एजेंसियों से प्राप्त करता है नाबार्ड। भारत में कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नाबार्ड, जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस काल में हुई? तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई। कृषि एवं ग्रामीण विकास की सभी साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है नाबार्ड। अगला प्रश्न है 1982 में स्थापित नाबार्ड क्या काम करती है? तो कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का विनिमय करती है। नाबार्ड प्रत्यक्ष तौर पर ऋण उपलब्ध नहीं कराती। तो यह आपको याद रखना है कि नाबार्ड सीधे ऋण उपलब्ध नहीं कराती है, बल्कि जो कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली जो संस्थाएं हैं उसी का विनियमन करती है। कृषि में दीर्घकालिक ऋण किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा। 1920 में भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो यह पंजाब में हुई है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भूमि विकास बैंक किसानों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है? तो किसानों को यह दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक किसका एक भाग है? सहकारी साख संरचना का एक भाग है। भारत में लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु किसकी स्थापना की गई? सिडबी की स्थापना की गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? हमने देखा 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सहकारी बैंक के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। सहकारी समितियों द्वारा संचालित बैंकों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। सहकारी बैंकों की स्थापना किस प्रकार होती है? तो राज्य द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियमों के माध्यम से। तो हर एक राज्य अपने अनुसार सहकारी बैंकों की स्थापना करता है और सहकारी बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं उस राज्य के नियमों के अनुसार संचालित होते हैं। तो आपको याद रखना है सहकारी बैंक के स्तर क्या होता है? राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, और जो जिला स्तर पर सहकारी बैंक होता है उसे केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक कहा जाता है, और जो स्थानीय स्तर पर या ग्राम स्तर पर सहकारी बैंक स्थापित होते हैं उसे प्राथमिक सहकारी साख संगठन कहा जाता है। तो आपके क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो होगा वहाँ पर जिला सहकारी बैंक, तो वो जिला स्तर पर गठित है। यदि आपके क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी साख संगठन है तो वह स्थानीय या ग्राम स्तर पर गठित है। नेक्स्ट है सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? तो यहाँ पर त्रिस्तरीय ढांचा है इसका, जैसा कि हमने यहाँ देखा। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक का क्या कार्य है? तो यह उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि शेष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करता है। सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का नियंत्रण रहता है? तो यह देखा जाए तो आंशिक नियंत्रण रहता है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि सितंबर 2020 में संसद द्वारा बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा सभी सहकारी बैंकों एवं सभी बहुराज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है। तो यह आंशिक नियंत्रण है, यानी कि उनकी निगरानी में लाया गया है। तो यह आप ध्यान रख सकते हैं। ये सभी प्रश्न हमारे जो अर्थव्यवस्था के नोट्स हैं उससे लिए गए हैं। आप चाहें तो ऑर्डर करके अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। जो आने वाले कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रहते हैं भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण वितरण से क्या तात्पर्य है? तो समाज के जो दुर्बल वर्ग, कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम के जो ऋण है उसकी पूर्ति करना है। प्राथमिक सहकारी समिति किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराती है? तो यह अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। सहकारी साख संगठन का आरंभ कब हुआ? वर्ष 1904 में इसका आरंभ हुआ। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन पर निगरानी रखने तथा उसके प्रशासन व कार्य प्रणाली में सुधार हेतु किसका गठन किया गया है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
पैसों के स्थानांतरण हेतु भारत में यूपीआई सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरुआत की गई है यूपीआई सिस्टम, जिसका हम लोग यूज करते हैं। सार्वजनिक बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई 7 सूत्री कार्य योजना का नाम क्या है? तो बहुत ही चर्चा में रहा है, तो आपको याद रखना है इंद्रधनुष। तो यह सार्वजनिक बैंक जो भी हैं उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा चलाया गया था। भारत में आधारिक संरचना परियोजना के वित्तीयन हेतु किस विशेष कोष की स्थापना का प्रस्ताव है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड। तो जो विभिन्न आधारिक संरचना है, जैसे सड़क है, पुल है, तो ऐसी संरचनाओं के जो वित्तीयन है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड की स्थापना का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में $2 अरब की कोष वाली प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड की स्थापना किस बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी? तो इन बैंकों में प्रमुख बैंक आपको याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट है, भारत में क्रिसिल, केयर, इकरा ये सब किसके नाम हैं? तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। डिजी लॉकर क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा दिया जाने वाला डिजिटल लॉकर है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आप सुरक्षित रूप में रख सकते हैं और जब चाहे इसे आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो डिजी लॉकर आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई डीपीआई के डिजिटाइजेशन डेटा प्राप्त करने के लिए आधार वर्ष के रूप में किसे चुना गया? वर्ष 2018 को चुना गया है आधार वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है, आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एक ऐसी निधि स्थानांतरण पद्धति है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा का अंतरण वास्तविक समय एवं सकल आधार पर होता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आरटीजीएस के माध्यम से अंतरण की जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है? तो कम से कम आपको 2 लाख रुपया इसके माध्यम से अंतरण कर सकते हैं, तो यह न्यूनतम राशि भी आपको याद रखना है। बैंकिंग व्यवहार में मुद्रा अंतरण का सबसे तीव्र माध्यम क्या है? तो आरटीजीएस। व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? तो एक प्रकार का शुल्क है जो व्यापारी द्वारा प्रत्येक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हेतु बैंकों को अदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट से प्राप्त राशि कितने हिस्सों में बांटी जाती है? तो टोटल 3 हिस्सों में बांटी जाती है। पहली राशि कार्ड जारी करने वाले बैंक को जाता है, दूसरी राशि ऋणदाता कंपनी जिसके पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का उपयोग किया जाता है, और तीसरी राशि पेमेंट गेटवे जैसे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा इत्यादि को जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला बेसल मानक में बेसल किस देश का एक स्थान है जहां बैंकिंग समस्याओं पर विचार हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है? तो यह है स्विट्जरलैंड। तो बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का थीम वाक्य क्या है? तो इसका थीम वाक्य है आपका बैंक आपके द्वार। लेते हैं अगला प्रश्न, ऐसे ऋण जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है क्या कहलाता है? तो कई बार बैंकों को भी बहुत ही तात्कालिक ऋण की आवश्यकता पड़ती है अल्पकाल के लिए। जैसे कई बार हमको भी आवश्यकता पड़ती है, अरे यार किसी से पैसे ले लिए, आज मुझे दे दो, मैं कल तुम्हें लौटा दूंगा। तो इसी प्रकार से बैंकों के भी इसी प्रकार की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ऋण जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है उसे कॉल मनी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कॉल मनी का उपयोग बैंकों के मध्य आपसी लेन देन में होता है और जिस दर पर यह लेन देन होता है उसे कॉल रेट कहा जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट मुंबई में है और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट लंदन में है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे ऋण जिनका मूलधन एवं उस पर देय ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक नहीं हो पाता है क्या कहलाता है? तो ऐसे ऋण को गैर निष्पादनकारी संपत्तियां कहते हैं, यानी कि एनपीए इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने हेतु किसकी शुरुआत की गई है? तो एनपीए जो बैंकों का बढ़ता जा रहा है उसी से निपटने हेतु बैड बैंक की शुरुआत की गई है। बैड बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है डूबते ऋण एवं जोखिम पूर्ण ऋण का प्रबंधन करना। सशक्त परियोजना का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकों के डूबते ऋण संबंधी समस्या के समाधान हेतु।
बेसल 3 मानक का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के लिए उसे समर्थ को उन्नत करने हेतु बेसल 3 मानक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना का संचालन कब किया गया? तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1969 में लीड बैंक योजना का संचालन किया गया। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक बैंक सघन विकास हेतु पृथक पृथक जिलों को अपनाए। नेक्स्ट है, लीड बैंक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा। प्रतिछाया बैंक किसे कहा जाता है? प्रतिछाया बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को जब संपन्न किया जाता है तो इसे प्रतिछाया बैंक कहा जाता है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस प्रकार कार्य करता है? तो यह एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है जो उद्योगों को वित्त प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ बैंकिंग के प्रकार के बारे में जो एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर बैंकिंग। तो कोर बैंकिंग किसे कहते हैं? किसी एक नेटवर्क से जुड़े सभी बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा कोर बैंकिंग कहलाती है, तो आपको याद रखना है। दूसरा है मोबाइल बैंकिंग, जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सहायता से प्राप्त होने वाली बैंकिंग सुविधाएँ। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट द्वारा प्राप्त होने वाली जो बैंकिंग सुविधाएं हैं और अन्य वित्तीय सुविधाएं वे इंटरनेट बैंकिंग के तहत आती है। नेक्स्ट है एनीवेयर बैंकिंग, यानी कि किसी भी स्थान से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं। आप कहीं भी हो, विभिन्न प्रकार की जो बैंकिंग सुविधाएं आपको मिल जाती है तो वो एनीवेयर बैंकिंग के तहत आता है। नेक्स्ट मर्चेंट बैंकिंग, यानी कि निवेशक तथा उद्यमों के बीच कार्य करने वाला बैंक, ये मर्चेंट बैंक कहलाता है। इसके बाद है यूनिवर्सल बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग सेवाएं, निवेश, बीमा, अन्य वित्तीय उत्पाद, यानी सभी प्रकार की जो वित्तीय सेवाएं हैं वह एक ही स्थान पर जब दिया जाता है तो इसे यूनिवर्सल बैंकिंग कहा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्मार्ट मनी। प्लास्टिक मनी का उपयोग किस संदर्भ में होता है? तो क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है। मतलब स्मार्ट मनी कहें तो क्रेडिट कार्ड दिमाग में आता है। बैंकिंग प्रणाली में कोर का क्या तात्पर्य है? तो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो ये आपको याद रखना है, कोर का तात्पर्य है। 1 अप्रैल 2020 के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12 बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक के रूप में पहचान की गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आरबीआई द्वारा कहा गया है कि ये बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है। तो इन बैंकों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का है, और निजी क्षेत्र की अगर महत्वपूर्ण बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो ये भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण बैंकों की श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट है भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है जिसे तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक में लॉन्च किया गया? इसका नाम है लक्ष्मी। बैंकिंग क्षेत्र में स्विफ्ट क्या है? तो स्विफ्ट बहुत ही चर्चा में रहा है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो यह फुल फॉर्म भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हेतु अपनाए जाने वाला सिस्टम है स्विफ्ट। भारत का पहला स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क कौन सा है? तो आप सभी को पता है, रुपे कार्ड स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क है भारत का पहला। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। गैर बैंकिंग इकाइयों द्वारा संचालित होने वाले एटीएम को क्या कहा जाता है? तो कई बार गैर बैंकिंग इकाइयां हैं, जैसे टाटा है, टाटा कई स्थानों पर अपना एटीएम लगाती है, हालांकि वो बैंकिंग क्षेत्र में नहीं है, फिर भी वो एटीएम की सेवाएं दे रही है। तो ऐसे जो भी बैंक होते हैं जो गैर बैंकिंग संस्थान द्वारा लगाए जाते हैं तो उन्हें वाइट लेवल एटीएम कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में आरंभ की गई स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? यह ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। चेक एवं ड्राफ्ट की वैधता अवधि क्या है? तो जारी तिथि से 3 माह तक कोई भी चेक अगर जारी होता है तो उससे वह 3 महीने तक उसकी वैधता अवधि रहती है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बैंक की होती है वित्तीय समावेशन में। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में जैम क्या है? तो जैम आप सभी को पता है, जनधन, आधार नंबर और मोबाइल बैंकिंग। तो इन तीनों को जैम कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन पहल के तहत जन धन दर्शक मोबाइल ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है युआन थी, जो रेमिनबी अब कहा जाता है चीन की मुद्रा को। लघु अवधि ऋण की समय अवधि क्या होती है? यह अधिकतम 15 महीने होती है, जो लघु अवधि के ऋण होते हैं। क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार की मुद्रा है? तो अभी बजट में यह चर्चा में रहा, तो इसलिए इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो विश्व की पहली आभासी मुद्रा है, आपको याद रखना है। क्रिप्टो करेंसी किस प्रणाली पर आधारित आभासी मुद्रा है? तो ब्लॉकचेन प्रणाली पर यह आधारित है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार बनती है? तो जटिल कंप्यूटर एल्गोरिथ्म और कंप्यूटर पावर से क्रिप्टो करेंसी को बनाया जाता है और इस क्रिया को माइनिंग कहते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी कौन सा है? तो यह है बिटकॉइन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति का संबंध किससे है? तो यह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से इनका संबंध है, तो इसलिए आपको याद रखना है। एथेरियम, रिपल, कार्डोनो, पोलकडॉट इत्यादि क्या है? तो ये सभी क्रिप्टो करेंसी के नाम हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारी जो वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज है, इतिहास, भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और इकोनॉमिक्स, इसके अलावा बिहार एक झलक, तो ये सभी आप चाहें तो ऑर्डर करके अपने घर पर मंगा सकते हैं। इसके अलावा 66वीं के मुख्य परीक्षा के नोट्स भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया था, तो लोगों द्वारा सराहा भी गया है। आप भी चाहें तो सैंपल देख सकते हैं। 67 बीपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स को फिर से लाया गया है और यह नोट्स आपके सीडीपीओ या ऑडिटर एग्ज़ाम में भी काम आ सकता है। तो सैंपल एक बार देख सकते हैं और दिए गए नंबर पर चाहे तो आप व्हाट्सअप करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।